हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं आपको ग्रेविटेशन का पार्ट 1 यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी न्यूटन का गुरुत्व नियम कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के पैटर्न पर मैंने उस टॉपिक पर क्वेश्चंस को भी अच्छे से कराया है। ठीक है, आई होप तुमने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब बार में जाएं और सर्च करें ग्रेविटेशन 01 साइंस फॉर डिफेंस। उस लेक्चर को देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखें। इसका रीजन क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हर चीजों में यूज होता है। मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा कि जी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी की है, क्या है, किसने डिस्कवर किया, क्या होता है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ये सब चीजें मैंने उसी पार्ट के अंदर एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो पहले उसको देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को आप देखना। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन का पार्ट सेकंड है और आपका लेक्चर नंबर होगा 37। अब देखो, शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कैसे भी बोल दो। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज गुरुत्वीय त्वरण। देखो, कुछ पॉइंट्स जान लो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, कुछ पॉइंट समझ लो, उसके बाद इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। पहली बात तो किससे दर्शाते हैं? स्मॉल जी से। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस की, तो ध्यान से बात सेट कर लेना दिमाग में। इसको स्मॉल जी से दर्शाते हैं। जो कैपिटल जी होता है वो मैं आपको पहले लेक्चर में, ग्रेविटेशन के पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यानी सावर्तिक नियतांक, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। तो उस बड़े जी में और इस जी में अंतर है। तो ये स्मॉल जी है, इसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, बोले तो सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। पहली बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसकी बात होगी? डायरेक्शन यानी दिशा की बात होगी। बिल्कुल सही बात। तो इसकी दिशा हमेशा, यानी स्मॉल जी की दिशा हमेशा किसी भी प्लैनेट के, किसी भी ग्रह के सेंटर की तरफ लगती है, किसी सेंटर की तरफ होती है। तो डायरेक्शन ऑफ जी, द डायरेक्शन ऑफ जी इज टुवार्ड्स the center of planet। तो किसी भी ग्रह के केंद्र की तरफ इसकी हमेशा दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। ये बात आप समझ लो। क्लियर? ये 3 पॉइंट आपको आने चाहिए। उसके बाद देखो, ये मेरे पास यहां अर्थ है। देखो, यहां अर्थ है, मान लो ये अर्थ है। ठीक, और ये अर्थ का सेंटर है। क्लियर? और अर्थ के सेंटर से ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। आर क्या बोल रहा हूं मैं? रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर क्या है? दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। और इस अर्थ का जो मास है वो बड़ा एम है, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, बड़ी एम है ना, कैपिटल एम। अब देखो, इस अर्थ की सतह पर, इस अर्थ की सरफेस पर एक इंसान खड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके खड़ा हुआ है। जैसे मैं इस पृथ्वी की सरफेस पर खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ऐसे। तो देखो, अर्थ के सेंटर से, ध्यान से सुनना मेरी बात, अर्थ के सेंटर से और इस इंसान के सेंटर ऑफ मास, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास ही होगा। हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है?
टुंडी हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसके सेंटर ऑफ मास से और अर्थ के सेंटर तक की दूरी में मान लेता हूं, वो मान लेता हूं मैं स्मॉल आर। क्या मान लेता हूं? स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर। तो ध्यान से समझना, स्मॉल आर क्या है? इंसान के सेंटर ऑफ मास से लेके पृथ्वी के सेंटर तक के बीच की दूरी। अगर आपको सेंटर ऑफ मास नहीं पता है तो मेरा रोटेशन मोशन का पहला लेक्चर जरूर देखें आप, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पूरी फिजिक्स में इंपॉर्टेंस रखता है, हर चैप्टर में इसका जिक्र होता है और बहुत सारे क्वेश्चन हम सेंटर ऑफ मास की वजह से गलती करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाएं यूट्यूब बार में सर्च करें रोटेशनल मोशन 01 या सेंटर ऑफ मास साइंस फॉर डिफेंस, इस तरीके से सर्च करें तो आप पहले उस लेक्चर को जरूर देख लें एक बार। ठीक है, तो आर क्या है पता लगा, इंसान के सेंटर ऑफ मास से लेके यानी द्रव्यमान केंद्र से लेके अर्थ के सेंटर तक के बीच की दूरी। क्लियर? अब इस इंसान का मास है स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम, और पृथ्वी का क्या है? कैपिटल एम। तो देखो होता क्या है कि अर्थ इस इंसान को अपनी तरफ खींचेगी। एक फोर्स होता है ग्रेविटी फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स जिसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल। और ग्रेविटी फोर्स हमेशा किसके बराबर लगता है? इस इंसान के वेट के बराबर, वजन के बराबर। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो ये आपका होता है ग्रेविटी फोर्स, mg। ग्रेविटी फोर्स जो किसके बराबर होता है? इंसान के वेट के बराबर। पहली बात क्लियर। दूसरा पॉइंट मैंने आपको कल पढ़ाया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बॉडी हमेशा इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फोर्स से भी ये एक दूसरे को आपस में आकर्षित कर रही होंगी, तो फोर्स कितना था? G स्मॉल m और पृथ्वी का मास m अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज r²। इतनी बात क्लियर है? क्लियर? तो देखो मैं इसको रफ कर देता हूं इस चीज को। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो देखो ये भी फोर्स और ये भी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, तो दोनों को क्या मैं बराबर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो ये हो जाएगा G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल r² बराबर दैट इज व्हाट? mg। स्मॉल m से स्मॉल m गया तो बचा क्या? G, ऐसे लिख दो, स्मॉल g बराबर G कैपिटल M अपॉन r²। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये स्मॉल r जो कि हम सेंटर ऑफ मास से अर्थ के सेंटर तक के बीच की दूरी है। तो आप इस बात से क्या पता लग रहा है? देखो G जो होता है, G की वैल्यू कितनी होती है? G होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये m क्या है? मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, वो कितना होता है? 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और लगभग इसको हम मान लेते हैं 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो देखो ये कांस्टेंट, ये भी फिक्स और ये भी फिक्स, तो स्मॉल जी का मान तो ये तो फिक्स है दोनों। अब देखो जी का मान किस बात पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ स्मॉल आर पर। यानी इस बात का मेरा मतलब ये है कि अगर आप आर, ये डिस्टेंस जो, अगर आर आपकी बढ़ती जाएगी, ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी ये डिस्टेंस जैसे से आदि ऊपर पहुंचता जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। आर सेंटर ऑफ मास से सेंटर की दूरी, यानी सेंटर ऑफ मास से पृथ्वी के सेंटर तक के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्मॉल जी का मान क्या होता जाएगा? स्मॉल जी का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्मॉल जी का मान क्या होता जाएगा? कम। या मैं यूं बोलूं, अगर ये कम होगी, ये घटेगी। भाई ये कम होगी, ऊपर से नीचे आ गया तो ये घटेगी। आर अगर घटेगी तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो अगर आर का मान, स्मॉल आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, स्मॉल आर का मान अगर कम होगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। क्लियर? अब देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं आपके लिए, वो ये है कि आर बराबर आर ई, आर बराबर आर लिख लो आप, आर बराबर आर। इस बात का मतलब क्या है कि मैंने सेंटर ऑफ मास से और अर्थ के सेंटर तक के बीच की दूरी आर को और रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या को बराबर मान लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो मैं अर्थ की सरफेस पर खड़ा हूं, मेरा सेंटर ऑफ मास ये है, तो अर्थ की सरफेस से मेरी कितनी डिस्टेंस है? नेग्लिजिबल, बहुत कम। पर रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, ना के समान है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं आपको पढ़ा के, खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, आप खड़े हो गया बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप सेंटर ऑफ मास से, यानी अर्थ की सरफेस से आपका सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस है? कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को लगभग बराबर मान लेते हैं। भाई देखो यही तो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से और अर्थ की सरफेस तक, ये इतनी सी डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इस आर को और इस बड़ी आर को, कैपिटल आर को क्या मान लेते हैं, बराबर। तो ऐसे केस में मैं इस आर की जगह क्या लिख दूंगा, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आपके पास भाई साहब ये फॉर्मूला आ गया, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है यहां पर, रेडियस ऑफ अर्थ है, ध्यान से सुन लेना। और यहां आर क्या थी, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से लेके अर्थ तक के सेंटर तक के बीच की दूरी। दोनों चीजें क्लियर है। क्यों बराबर माना, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, कोई खास बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हमने इनको बराबर मान लिया। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, जी की वैल्यू मैं आपको बता चुका, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपको मैं बता चुका, और आर की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। दैट इज व्हाट, रफ कर दी मैंने, आर की वैल्यू आपको बताई थी 6400 किलोमीटर। अगर नहीं बताई तो देख लो, आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये आर की वैल्यू होती है। अगर आप यहां इन तीनों वैल्यू को पुट कर दोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद लगभग ये वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम इस वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को जब हम आसान करते हैं न्यूमेरिकल को तो उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी किस किस बात पर निर्भर करता है और किस किस बात पर निर्भर नहीं करता। क्लियर, देखो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल जी का फॉर्मूला था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं पार्टिकुलर अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, विशेष में अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सोलर सिस्टम में सभी प्लानेट की बात कर रहा हूं, सभी ग्रह की बात कर रहा हूं। तो एम मेरे लिए अब क्या है, मास ऑफ प्लानेट, मास ऑफ प्लानेट, किसी ग्रह का द्रव्यमान है। यहां मैंने अर्थ को ग्रह माना था तो मास ऑफ अर्थ हो गया। जुपिटर की बात करूं यानी बृहस्पति की बात करूं तो मास ऑफ बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। ये आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लानेट है, रेडियस ऑफ प्लानेट है, यानी किसी ग्रह की क्या है, त्रिज्या आर। देखो जी किस किस बात पर डिपेंड करता है, आप देखो ये जी तो हमेशा फिक्स रहेगा, जिसकी वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी, कितनी 6.67 गुणा 10⁻11, ये तो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, इसको तो कोई नहीं बदल सकता। चाहे जुपिटर पर जाए, चाहे आप मरकरी पे जाए, मार्स पे जाए, चाहे आप अर्थ पे जाए, हमेशा हर जगह फिक्स है, कांस्टेंट है। लेकिन क्या इस मास की वैल्यू नहीं बदलेगी, क्या इस मास की वैल्यू नहीं, अर्थ के लिए कुछ और है, जुपिटर के लिए कुछ और है, मार्स के लिए कुछ और है, उसकी रेडियस कुछ और है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों चीजें बदलेंगी, अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होंगी। तो स्मॉल जी का मान इस पर भी निर्भर करेगा और इस पर भी निर्भर करेगा, बिल्कुल सही बात। तो जी डिपेंड करता है किस बात पर, जी डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड करता है, यानी ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। दूसरी बात रेडियस ऑफ प्लैनेट पर भी डिपेंड करता है, यानी ग्रह के त्रिज्या पर डिपेंड करता है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो ये जी इसके सामने यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसको मैं ये जी तो कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं m अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि जिस ग्रह का मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, उसका स्मॉल जी का मान भी ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है। और जिस ग्रह का मास कम है तो उसका, जिस ग्रह का मास कम है तो स्मॉल जी का मान भी उसका क्या है, कम। आर स्क्वायर में उल्टा हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका आर ज्यादा है उसका जी कम है, जिसका आर कम है उसका जी ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है। तो देखो हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह है जुपिटर, ये डबल ए का क्वेश्चन भी बन चुका है यहां से। जुपिटर, इसको बोलते हैं बृहस्पति, क्या बोलते हैं, बृहस्पति। जुपिटर का मास, जुपिटर का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 100 गुना होता है, 100 गुना बड़ा। सोचो एक बार, पृथ्वी का मास कितना था, 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, उसका 300 गुना द्रव्यमान होता है जुपिटर का। कितना बड़ा होता होगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जुपिटर पर हमेशा सबसे ज्यादा जी, स्मॉल जी का मान होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मास होता है। तो इसलिए जी का मान सबसे ज्यादा जुपिटर यानी बृहस्पति पर होता है, जुपिटर पर होता है।
क्यों होता है पता लग गया, क्योंकि मास ज्यादा है इसलिए मास पर डिपेंड करती है स्मॉल जी की वैल्यू। दूसरा होता है मरकरी। क्या होता है? मरकरी। दूसरा क्या होता है? मरकरी। मरकरी को हिंदी में बोलते हैं इसको बुध। क्या बोलते हैं? बुध, बुध ग्रह। इसका मास कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम। इसका मास क्या होता है? सबसे कम। अगर सबसे कम है तो स्मॉल जी का मान भी क्या होता होगा? सबसे कम। तो स्मॉल जी का मान, जी का मान सबसे कम, सबसे कम बुध का होता है, यानी मरकरी का होता है, बुध का होता है। इतनी बात क्लियर है? तो 2 पॉइंट आप याद रखना। ये पूछा था सवाल कि बताइए, ऑप्शन दे रखा, न्यू डबल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था कि बताइए, ऑप्शन दे रखे थे 4, उसमें से जुपिटर, इसे करके अर्थ दे दिया, ये मार्स दे दिया, मरकरी दे दिया, नेपच्यून दे दिया, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे। तो पूछ रहा था कि बताओ किस पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। बात क्लियर है? तो 2 ही चीज है, जुपिटर और मरकरी याद रखना, सबसे ज्यादा और सबसे कम, इसमें से अपना क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? तो जुपिटर पर सबसे ज्यादा और मरकरी पर सबसे कम। इतनी बात क्लियर है? अब दूसरी चीज देखो कि स्मॉल जी का मान किन बात पर निर्भर नहीं करता, किस किस बात पर निर्भर नहीं करता। ये तो हमें पता लग गया किस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब देखो किस बात पर निर्भर नहीं करता। तो देखो G डज नॉट डिपेंड ऑन। G निर्भर नहीं करता है किस बात पर? पहला पॉइंट, किस बात पर निर्भर नहीं करता? मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आप बताओ, क्या यहाँ स्मॉल एम आपको दिख रहा है? भाई स्मॉल एम क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट मान के चल रहा था मैं। क्या दिख रहा है? सिर्फ आपको मास ऑफ प्लैनेट दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ। क्या यहाँ कहीं फॉर्मूले में स्मॉल एम दिख रहा है? ऑब्जेक्ट का मास दिख रहा है? जब नहीं दिख रहा तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। यानी इस बात का मतलब है कि किसी भी पिंड के द्रव्यमान पर स्मॉल जी का मान निर्भर नहीं करता। इसको फील करो, यानी मान के चलो एक द्रव्यमान है, एक कोई बॉडी है और जिसका द्रव्यमान है 200 किलोग्राम। कितना है जिसका द्रव्यमान? मास 200 किलोग्राम। और एक बॉडी है जिसका मास है 1000 किलोग्राम। कितना है? 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं वैक्यूम के केस में, निर्वात के केस में। किसके केस में? इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, अदरवाइज केस चेंज हो जाएगा। वैक्यूम के केस में, निर्वात के केस में। किसमें? निर्वात में। अगर मैं इनको ऊपर से सेम हाइट से छोड़ूं, सेम हाइट से छोड़ूं, सेम हाइट से छोड़ूं, तो दोनों सेम टाइम में, टी टाइम में अर्थ पर आएंगी, अर्थ पर आके पहुंचेंगी। क्योंकि देखो दोनों पर जी कितना लग रहा है? सेम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पर भी यही लग रहा है और इस पर भी इतना ही लग रहा है। और क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी पिंड के द्रव्यमान पर तो निर्भर ही नहीं करती है, तो निर्भर नहीं करती तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, दोनों पर सेम लगेगा। 200 किलोग्राम पर भी, 1500 किलोग्राम पर भी, 1000 किलोग्राम पर भी, तो दोनों सेम टाइम में आएंगे। कब? वैक्यूम के केस में। अदरवाइज अगर वैक्यूम नहीं हो तो चीजें चेंज हो जाएंगी, फिर जितना जो हैवी होगा वो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जी का मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, कहां कहां परिवर्तन होता है, वो सब चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये नोट करो। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल जी का मान में परिवर्तन किन किन कारणों की वजह से आ सकता है। ठीक है, तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यानी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, हिंदी लिख लेना, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। तो देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्मॉल जी का मान होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहां होता है? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, एट द अर्थ, एट द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं ये जो वैल्यू है स्मॉल जी की, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम वैल्यू है। इससे जी का मान ज्यादा नहीं होता है, स्मॉल जी का मान इससे ज्यादा नहीं होता है। और सबसे ज्यादा कहां पर होता है? अर्थ की सरफेस पर होता है, अर्थ की सतह पर होता है। बात क्लियर है? तो जो स्मॉल जी का मान है पृथ्वी की सतह पर है, जो सबसे मैक्सिमम होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किन कारणों की वजह से इससे कम या इससे ज्यादा स्मॉल जी का मान होगा?
तो पहला कारण क्या है, अगर आप अर्थ की सतह से ऊपर जाओगे तो उसकी वजह से भी स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। ठीक है, मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहले आपको मैं वजह बता रहा हूं किन किन कारणों की वजह से परिवर्तन आता है स्मॉल जी के मान में, फिर उनको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है, एबव, एबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाने पर स्मॉल जी के मान में परिवर्तन आता है। दूसरा, अर्थ की सरफेस से आप नीचे जब आओगे, नीचे की तरफ डेप्थ में, गहराई में, तो भी स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, बिलो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ आने पर स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, जब अर्थ घूमती है अपनी एक्सिस के बॉडी, अर्थ घूमती है, रोटेट करती है, तब भी स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ऑन रोटेशन ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से भी स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। और चौथा क्या है, ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार यानी शेप की वजह से भी स्मॉल जी का मान परिवर्तित होता है। तो ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, ये चार फैक्टर हैं, चार पॉइंट हैं, इनकी वजह से स्मॉल जी का मान परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबव फ्रॉम द अर्थ, कैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान परिवर्तित होगा। ठीक है, इनको नोट करो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, अर्थ की रेडियस आर है, और एक ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, यहां, ठीक है, यहां अर्थ की सतह से एच हाइट पर, किस हाइट पर, स्मॉल एच हाइट पर, अर्थ की सतह से। ठीक है, तो अब स्मॉल जी के मान में परिवर्तन आएगा। कितना परिवर्तन आएगा, तो जो स्मॉल जी का मान है वो सतह पर कितना था, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इस सतह से हम ऊपर जाएंगे तो इस जी का मान परिवर्तित होगा, उसे मान रहा हूं मैं जी डैश। क्या मान रहा हूं, जी डैश। तो जी डैश क्या है, अर्थ की सतह से जब आप ऊपर जा रहे हैं एच हाइट पर, तो स्मॉल जी का मान परिवर्तित हो रहा है, दैट इज जी डैश। तो देखो, आपको मैंने स्मॉल जी का एक फॉर्मूला बताया था अभी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या था, मास ऑफ अर्थ, आर क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, इसी को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करना है, ये तो था अर्थ की सरफेस के लिए, अब आप अर्थ की सतह से एच हाइट और ऊपर चले जाओ, तो आर के साथ क्या ऐड करना है हमें, प्लस का एच, यानी अब जी डैश कितना आ जाएगा, ये जी डैश कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन ये आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये हाइट जो अर्थ की सरफेस से ऊपर गए हम, इसका स्क्वायर। ये आपका जो परिवर्तन होगा स्मॉल जी की वैल्यू में इतना होगा। लेकिन इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है, आपके काम का नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होगा। हो तो जाएगा लेकिन टाइम देखो कितना लगेगा, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रखो, जी की वैल्यू रखो, तब सॉल्व करो। इतना कहाँ है टाइम, 25-30 सेकंड तो सवाल के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसको आपको यूज नहीं करना है। तो करना क्या है आपको, देखो, क्या जीएम बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, जी आर स्क्वायर। क्या मैं जीएम बराबर जी आर स्क्वायर रख सकता हूं, तो रिप्लेस कर दो, जीएम की जगह क्या पुट कर दो, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये भी थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा टफ है, इसको और आसान बनाते हैं। तो देखो, जी डैश बराबर, एक काम करो, ऊपर और नीचे से आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो जब आर स्क्वायर को ऊपर से कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां कॉमन लोगे आप आर स्क्वायर, तो यहां बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। जब आप आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ये वैल्यू बचेगी जी। ये आपका फॉर्मूला काम का है, यही आपका 110% क्वेश्चन में यूज होगा। जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, यही सिर्फ फॉर्मूला है जो कि आप अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर जाओगे तब ये यूज होगा। इसको अपने दिमाग में सेट कर लो,
कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट का काम क्या होता है, फॉर्मूला रट के बैठे होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्योंकि लूसेंट की किताब के अंदर फॉर्मूला दे रखा है और लोग रट के बैठे हैं उसी को। याद रखना यही फॉर्मूला जो आपके क्वेश्चन को हिट करेगा। मैं आपको वो फॉर्मूला भी बता देता हूं जो कि स्पेशल केस है, ऐसे बोलो स्पेशल केस है, वो स्पेशल कंडीशन पर ही लगता है जब सवाल में वो गिवन हो, दे रखी हो। अगर आप उसको हर जगह अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 100% गलत होगा, इसलिए उसको अप्लाई नहीं करना है। वो कंडीशन अगर वैलिड है तभी आप उसको लगाएं। कंडीशन क्या है, इफ ये हाइट जो है वो बहुत छोटी हो रेडियस ऑफ अर्थ से, जो हाइट है अर्थ की सरफेस से आप लेके जा रहे हैं उस रेडियस ऑफ अर्थ से क्या हो, बहुत छोटी हो, तब फॉर्मूला क्या होगा, तब जी के मान में कितना परिवर्तन आएगा, जी डैश बराबर जी अपॉन, अब देखो अगर मैं इसको नीचे वाले को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर माइनस का 2। भाई जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 2। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है हमारा द्विपद प्रमेय, जिसमें क्या होता है ये 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन है, 1 प्लस एक्स की पावर एन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो x है ना, जब इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, क्या हो, 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो, यानी 0.1 हो, 0.01 हो, तब हम क्या करते हैं, ये माइनस एन यहां आ जाता है, 1 माइनस एन एक्स। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है 1 माइनस एन एक्स। ये कब सॉल्व किया जाता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, मैथ में, जब x का मान क्या हो, 1 से छोटा, तो हम क्या करते हैं, पावर माइनस, जो पावर है माइनस के साथ वो इसके साथ आ जाती है, 1 माइनस एन एक्स, इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखो आप, मैंने क्या बोला, हाइट बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी, बहुत कम होनी चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है मेरे भाई, 6400 किलोमीटर। ध्यान से सोचना, 6400 किलोमीटर। अब एक काम करो, यहां तुम हाइट रख दो 1 किलोमीटर, हाइट कितना रख दो आप, 1 किलोमीटर, डिवाइड करना 6400 किलोमीटर का 1 किलोमीटर से, कितना आया, कुछ भी नहीं, नथिंग, 0.000। 1 से तो बहुत वैल्यू छोटी आ गई है, ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से छोटी। भाई 6400 का डिवाइड आप 1 किलोमीटर में देना, 2 किलोमीटर में देना, क्या आया, कुछ भी नहीं, नथिंग। 1 से छोटी वैल्यू आएगी नहीं आएगी, तो इसलिए यहां हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो -2 कहां जाता है, आगे, तो इसको लिख देते हैं जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है, स्पेशल केस है, लोग इसको रट के बैठे होते हैं और एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली इसी को रट के बैठते हैं और वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक स्पेशल कंडीशन पर ही अप्लाई होता है। वो कंडीशन क्या है, जब हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम हो, बहुत छोटी हो, और ये आपका हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सवाल में दे रखी हो कंडीशन, तभी आप इसको अप्लाई करें। क्लियर। अब देखो इस टॉपिक पर आपके लूसेंट में से पेज नंबर है आपका 64, पेज नंबर 64, लूसेंट में पेज नंबर है 64, और क्वेश्चन नंबर है आपका, एक तो है क्वेश्चन नंबर 26 और एक क्वेश्चन है आपका 39 है, और शायद 37, 38 या 39, ये क्वेश्चन है 3। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका 38 और 39 है, 38 और 39 है, ये तीनों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो इनको नोट करो, पहले मैं आपको वो 3 क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, उनको मैं आपको लॉन्ग मेथड से भी समझा के दिखाऊंगा, और एक आपके लिए शॉर्ट चीज भी मैं आपको यहां दिखाता हूं। ठीक है, उससे भी हम उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इन तीनों क्वेश्चन को। देखो पहले उस लॉजिक को समझो क्या है, अपने आप वो तीनों क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। ये देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, और ये सेंटर है पृथ्वी का, और ये रेडियस क्या है, आर। क्लियर। यहां पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, मैं इस पृथ्वी की सतह से जितनी रेडियस है आर, उतनी हाइट पर यहां पहुंच जाऊं, यानी ये जो रेडियस है पृथ्वी की उतनी हाइट है, यानी h बराबर क्या है, आर। तो यहां जो जी के मान में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, बात समझ रहे हो। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जी डैश बराबर जी
जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, तो मैं कितनी हाइट पर गया, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर गया। क्लियर? तो देखो जी डैश यानी जी के मान में कितना परिवर्तन आएगा, तो देखो एच की जगह क्या पुट कर दोगे आप, आर। एच की क्या पुट कर दोगे आप, आर, तो ये हो जाएगा आर। अब देखो इसको लिखो आप, जी अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। आर से आर गया तो 1 प्लस 1 टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ जी डैश कितना आ जाएगा, जी बाई 4, बोले तो जी बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते चलना, जी बाई 2 का होल स्क्वायर। तीसरा क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां से और आर हाइट पर गया है ना, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गया, मैं अगर ऐसा बोलूं कि अर्थ की सतह से मैं 2r हाइट पर, कितना 2r, कितना 2r गया, इस रेडियस से दोगुना गया, अर्थ की रेडियस से दोगुना हाइट पर मैं ऊपर पहुंच गया, तो अब जी डैश यानी जी के मान में कितना परिवर्तन आएगा, जी डैश कितना होगा, तो एच की जगह आप क्या पुट करोगे 2r, क्या पुट करोगे 2r। तो देखो जब आप यहाँ 2r पुट करोगे तो r से r गया तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी g बाई 9, दैट इज g बाई 3 का होल स्क्वायर, g बाई 3 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब मैं आपसे बोलूं कि और आप r हाइट पर गए तो अर्थ की सरफेस से कितना पहुंच गए 3r, कितना पहुंच गए 3r, तो g के मान में कितना परिवर्तन आएगा, तो यहां h की जगह पुट कर दो आप 3r, r से r गया तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो g बाई 16, बोले तो g बाई 4 का स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है, g बाई 4 का होल स्क्वायर, तो जी बाई 4 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? यानी जब आप पृथ्वी की सतह से रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट के बराबर जाओगे तब जी के मान में कितना परिवर्तन आएगा, जी बाई 4। 2r हाइट पर जाओगे तो जी बाई 9, 3r पर जाओगे तो जी बाई 16, 4r पर जाओगे तो जी बाई 5 का स्क्वायर, दैट इज जी बाई 25। तो आप देख रहे हैं जी का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी पहले 9.8 था, अब आप देखो 9.8 का डिवाइड दो 4 में तो कम हो जाएगा, फिर 9 से डिवाइड दो, फिर 9.8 का 16 से डिवाइड दो तो कम होता जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर जैसे से आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। तो ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। पहली बात तो ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखो यहां जी की जगह 9.8 वैल्यू पुट करना बटे 4, यहां 9.8 बटे 9, यहां 9.8 बटे 16, वैल्यू क्या होती आएगी, लगातार घटती आएगी। इतनी बात क्लियर है? अब देखो पहला लूसेंट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर है आपका 38 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने ये बोला था कि अगर आप पृथ्वी की, आपके पास अगर बुक हो तो क्वेश्चन खोल के देखना, क्वेश्चन नंबर 38 है कि पृथ्वी की सतह से आप रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट के बराबर आप पहुंच रहे हो, तो जी यानी तब जो परिवर्तन होगा, जी में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा। ऑप्शन उसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन है ऐसे करके जी बाई 4 एक ऑप्शन है जी बाई 6, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। हो सकता है मैं ऑप्शन कुछ और लिख रहा हूं, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। डी है उसमें ऐसे ही कुछ जी बाई 8, तो आप देखो कितना जा रहे हैं आप जी बाई 4, तो आपका आंसर क्या होगा जी बाई 4। तो यहां से पहला सवाल क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको दोबारा समझना है तो आप सीधा सीधा पुट कर लेना कि भैया देखो कितना परिवर्तन होगा, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, कितनी हाइट पर भैया रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो आर पुट कर दो, आर से आर गया बचा 1, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो जी बाई 4। इतनी बात क्लियर है? अब एक सवाल देखो इसमें 26वां दे रखा है आपकी लूसेंट में, उसको समझो। लॉजिकली मैं आपको समझा देता हूं, यहां केस क्या है, यहां समझना है इस बात को। अगर मैं यहां पृथ्वी का जो वेट, ऐसे देखो ये अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये इसका सेंटर है, मैं कितनी हाइट पर गया रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो जी डैश का मान कितना हो गया था जी बाई 4। एक काम करते हैं हम, इधर में मास का मल्टीप्लाई कर देता हूं एम का, और इधर भी जी डैश के साथ भी मैं यहां क्या कर देता हूं मास का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी ये कंडीशन बन गई एम जी डैश बराबर एम जी बाई 4। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है एम जी, ग्रेविटी फोर्स का, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं W/4, और ये क्या हो जाएगा W डैश। आपको क्या रिलेशन मिल गया,
समझ में आ रहा है? यानी इस बात का मतलब ये आया निकल के कि अगर आप अर्थ की सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट पर जाओगे अर्थ की सतह से, तब आपका वेट जो है 1/4 टाइम घटेगा। तो यही सवाल क्वेश्चन नंबर 26 आपका दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका पृथ्वी की सतह पर वेट है W, ये पृथ्वी की सतह है, ये यहां W है, ठीक है, W वेट है। तो जब इसकी हाइट से यानी आप इसकी सतह से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊंचाई पर पहुंचोगे, तब आपका वेट में कितना परिवर्तन आएगा? मान लो परिवर्तन आएगा W डैश, तो वो कितना आएगा? उसमें ऑप्शन दे रखे हैं W/4, W/6, W/9। तो आपका आंसर क्या होगा? W/4। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको कराने का और भी तरीका है, वो भी मैं आपको समझा सकता हूं, उससे देख लो। देखो एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, एक मिनट रुको। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 26 ही है और इसमें ऑप्शन दे रखा है 26 का पहला W/6, फिर दूसरा देखा है W/4, तीसरा है W/9 और चौथा है 2W। यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W है तो पृथ्वी से R ऊंचाई पर उसका भार होगा। बात समझ में आ रही है? यही सवाल है। तो आपका आंसर क्या है? W/4। तो लॉजिकली हम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। मैं आपको इसको और तरीके से भी सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है? देखो सेम केस है, सेम चीज है। अब पृथ्वी की सतह पर कितना वेट हो जाएगा? इसकी सतह पर कितना वेट हो जाएगा उस बॉडी के अंदर? W बराबर mg हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब वो पृथ्वी की सतह से R ऊंचाई पर गया, तब उसका वेट में परिवर्तन आएगा। W डैश कितना आएगा? mg डैश, भाई जी में भी परिवर्तन आएगा, mg डैश। अब एक काम करो, मास की वैल्यू यहां से पुट कर दो। मास क्या हो जाएगा? W/g। तो यहां लगा दो आप W/g इंटू जी डैश, रख सकता हूं W/g इंटू जी डैश लगा सकता हूं ये। अब आपको जी डैश निकालना है। क्या निकालना है? आपको जी डैश निकालना है। क्या निकालना है आपको? ये जी डैश। जी डैश अगर आपको मिल जाएगा तो आपको W डैश फाइंड हो जाएगा। तो अब जी डैश निकाल दो। जी डैश आपको मैंने क्या बताया था निकालना? G/1 + h/r का होल स्क्वायर। कितनी हाइट पर जा रहे हैं आप? R हाइट पर, तो R/r खत्म, तो कितना आ जाएगा ये? G/4। कितना आएगा ये? G/4। तो W/g इंटू G/4, तो G से G गया, बचा कितना? W/4 लॉन्ग है। तो ये लॉजिकली आप इस बात को मेरी को समझ लो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 लूसेंट का क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 लूसेंट का क्या बोल रहा है? अब देखो क्वेश्चन नंबर आपको 39 दे रखा है लूसेंट का, वो है कि आपको एक पृथ्वी दे रखी है ना, अर्थ। तो अर्थ की सरफेस पर बोल रहा है वो आपसे कि पृथ्वी की सतह पर जो वेट दे रखा है एक इंसान का, वो दे रखा है 80 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 80 किलोग्राम वजन दे रखा है पृथ्वी की सतह पर। तो ये बोल रहा है कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर, भाई पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई जाने पर इस इंसान का वजन 20 किलोग्राम हो जाएगा। सवाल ये आपको हाइट निकलवा रहा है, कितनी ऊंचाई पर जाने पर, कितनी ऊंचाई पर जाने पर इस इंसान का वजन 20 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन उसने दे रखे हैं ऐसे करके 3200 किलोमीटर, ऐसे करके ऑप्शन बी 6400 किलोमीटर। इस तरीके से आप उस ऑप्शन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 39। तो खुद सोचो, पृथ्वी की सतह पर 80 है, इतना इसका कितना घट रहा है? कितना घट रहा है? 1/4 टाइम्स। मैंने आपको क्या बताया था? W डैश बराबर क्या था? W/4। ये क्या था? अर्थ की सरफेस पर। तो याद देखो W कितना है? 80/4। ये कितना हो गया? 20। ये कब हुआ 20? जब मैंने कब का केस कराया था? ये जब आप पृथ्वी की सतह से कहां जा रहे हो? रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट के बराबर। यानी आपका आंसर क्या होगा इसका? 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो लॉजिकली आप इन क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको नोट करो, अभी मुझे आपको और क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, ये तो आपके लूसेंट के क्वेश्चन थे, और कुछ अच्छे अच्छे सवाल और हैं। बेसिक सवाल थे, आसान सवाल थे, लेकिन आपको मुझे अभी और अच्छे से सवाल कराने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इसमें आनंद में भी दे रखा है इसमें से क्वेश्चन, और कुमार मित्तल में भी दे रखे हैं क्वेश्चन। अब देखो अगला का सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन इफ ठीक है, ये सवाल आपको गिवन है। देखो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो।
पहले सवाल सुन लो, सवाल क्या है। ये बोल रहा है यदि किसी व्यक्ति का अर्थ की सतह पर जो वजन है वो कितना है, 80 किलोग्राम है, एंड इफ ही गोज ऑन अनदर प्लैनेट, किसी दूसरे प्लैनेट पर जाता है, नाम नहीं बताया किस प्लैनेट पर जा रहा है, बस इतना बोला है कि किसी दूसरे ग्रह पर जाता है, तब इसका मास यानी द्रव्यमान दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है, और उसकी रेडियस आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो उस पर्सन का वजन कितना होगा उस प्लैनेट पर, ये हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने 80, 100, 640 या 540 किलोग्राम। ठीक है, तो देखो अर्थ की सतह पर वेट कितना दे रखा है उसका, 80 किलोग्राम। कितना दे रखा है, 80 किलोग्राम। उस जिस प्लैनेट पर वो गया है उसका मास कितना है, पहले के कंपैरिजन में कितना है, दुगना, यानी अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में कितना है, दुगना। मास ऑफ अर्थ की सतह पर वो कितना है, दुगना। दूसरा, रेडियस ऑफ प्लैनेट, उस प्लैनेट की रेडियस कितनी है, पहले के कंपैरिजन में कितनी हो जाती है, आधी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो, अब हमें पता था कि जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान सुनना, जी का मान कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हर किसी के लिए कांस्टेंट होता है। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं। अब इस बात को समझो, मास कितना हो गया, मास कितना हो गया, मास हो गया आपका डबल 2me। रेडियस कितनी हो गई, आधी, हाफ आर ई का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ये 2 का स्क्वायर पहुंच जाएगा नीचे, 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4 दूनी 8, क्या जाएगा 8me अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका आ गया, जी ई का आ गया। जी बराबर क्या हुआ करता था, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर अर्थ की सतह पर। तो यह आ जाएगा 8GE, क्या आ जाएगा 8GE। तो प्लैनेट का क्या निकल के आ गया, जीपी बराबर 8GE। यानी प्लैनेट का जो जी है वो 8 टाइम्स ऑफ अर्थ की सतह के ग्रेविटेशनल के बराबर, डायरेक्ट बराबर होगा, 8 टाइम्स। अब एक काम करो, हमें वेट ही तो निकालना है, वेट ऑफ द पर्सन क्या होगा प्लैनेट पर। आसान तरीका है, मास का इधर मल्टीप्लाई कर दो, मास का इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेट mg, मतलब वेट हो जाएगा प्लैनेट पर, और ये क्या हो जाएगा, वेट कहां हो जाएगा, अर्थ पर। तो 8 गुणा वेट पर अर्थ, और वेट पर सॉरी अर्थ पर वेट कितना दे रखा है, 80 किलोग्राम। तो 80 गुणा कर दो 8, तो 80 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 640 किलोग्राम। कितना वेट आ जाएगा उसका, 640 किलोग्राम। क्लियर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 640 किलोग्राम। इसको नोट करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन, ठीक, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड द हाइट अबव द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से ऊपर आपको हाइट बतानी है जब वेयर जी ड्रॉप्स टू 36% ऑफ जी एट अर्थ सरफेस। यानी से जी का मान घटकर कितना हो जाता है, 36% ऑफ जी एट सरफेस। जो पृथ्वी की सतह पर जो जी की वैल्यू है ना, उससे घटकर कितना हो जाता है, 36%। क्लियर। तो देखो कितना हो जाता है घटकर, वो मान लो जी डैश जो परिवर्तन आया उसको जी डैश, वो कितना हो जाता है 36% ऑफ जी। ये कौन सा जी है, पृथ्वी की सतह पर, तो जो घटके हुआ वो कितना है, जी डैश। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी डैश बराबर 36/100 ऑफ जी लिख सकता हूं। क्लियर। अब देखो जब एच हाइट ऊपर जाओगे आप, तो तब मैंने कितना मान परिवर्तन बताया था आपको, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो क्या मैं जी डैश की वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं, पुट कर दो, ये आ जाएगा 36/100 स्मॉल जी बराबर स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। जी से जी गया। अब एक काम करो, 1 प्लस एच अपॉन आर के होल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, है ना, इसको ले जाओ आप, ये आ जाएगा, इसको भी उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा 100/36 बराबर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। रूट ले लो इधर, स्क्वायर खत्म, तो 10/6 बराबर आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर, और 1 को इधर ले आओ,
10/6 -1 बराबर h अपॉन r, तो यह आ जाएगा 10 - 6 यानी 4/6 बराबर h अपॉन r। हाइट आपको निकालनी है, r इधर आ जाएगा तो कितनी आ जाएगी हाइट आ जाएगी 4/6 इंटू r, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट इज व्हाट 2/3r। तो ऑप्शन आपका होगा बी इज करेक्ट। तो आपकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 2/3r। क्लियर है? अब देखो आज के लिए इतना ही। आपको मैंने आज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को समझा दिया और उसका एक वेरिएशन करा दिया जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने बताई हैं, एक डायग्राम जो बनाया था वेट के बारे में उसको आप अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि क्वेश्चन को आप उस फैक्ट से जो मैंने आपको समझाया था इजिली सॉल्व कर लोगे। उसके अलावा फिर लॉन्ग मेथड लगाओ, उसमें मजा नहीं है। ठीक है, तो कुछ नया आपके लिए समझाने का वो मैंने दिया था, उस तरीके से आप क्वेश्चन को करना। क्लियर है? कोई भी बुक लगाएं, कोई भी बुक प्रेफर करें, बस क्वेश्चन सिलेक्टिव होने चाहिए, आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। एक चीज और, अगर आप लूसेंट लगा रहे हैं तो लूसेंट के अलावा देखो AA के लेवल के लिए लूसेंट सफिशिएंट नहीं है, एयरफोर्स के लिए सफिशिएंट है। एयरफोर्स के लिए आप इसमें से आउट ऑफ 25 में से 25 ला सकते हो, पर AA के लिए ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आप अच्छी किताब लगाओ। क्लियर है? एनसीईआरटी को जरूर लगाओ, है ना, एनसीईआरटी को प्रेफर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपको कल के लेक्चर के अंदर, और आगे कल आपको मैंने तीनों वेरिएशन समझाऊंगा और उन पर क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर करिए ताकि ये चीज और लोगों तक भी पहुंचे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।